Hello students, I am Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to discuss present and definite tense. इससे पहले मैंने टेंस पे एक वीडियो बनाई है कि टेंस में कौन कौन से वे ज़रूरी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, आप उस वीडियो को वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम सबसे पहला जो टेंस है उसका प्रकार व्यूअर्स, हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज देखेंगे कि इस टेंस का यूज किन किन दशाओं में किया जा सकता है। तो पहली जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन है जहाँ पे रेगुलर, हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन को दिखाया जा रहा हो, वहाँ पे हम इस टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ही कम्स हियर डेली, वह हमेशा यहाँ आता है। तो ये उसका एक्शन है, ये उसकी हैबिट को दर्शा रहा है या उसके रिपीटिशन को दर्शा रहा है। रिपीटिशन को या हैबिट को ये सेंटेंस दर्शा रहा है। दूसरा हम एक और देखते हैं एग्जांपल। स्टूडेंट्स, दूसरे सेंटेंस में है रमेश गोज टू बेड एट 10 PM एवरी नाइट। रमेश प्रत्येक रात को 10 बजे सोने जाता है। तो ये उसकी हैबिट है। तो हैबिट को शो करने के लिए या किसी एक्शन को दोहराने के लिए या किसी एक्शन में रेगुलरिटी के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो पहला हमने यूज देखा किन किन दशाओं में, हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरा जो इसका यूज है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका जो दूसरा यूज है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं? ऐसी बातें जो हमेशा सत्य रहती हैं, जो सत्य रही हैं और आगे भी सत्य रहने की पूरी संभावनाएं हैं। तो उन बातों को हम यूनिवर्सल ट्रुथ में रखते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ये जो एक्शन है ये करोड़ों सालों से होता आ रहा है और आगे भी इसकी संभावनाएं हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो तीसरा यूज है वो है मेंटल एबिलिटी के जो एक्शंस होते हैं उनको दिखाने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल हम उसका लेते हैं। लर्नर, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। रहीम थिंक्स दैट हरी इज एन ऑनेस्ट बॉय। रहीम सोचता है कि हरी जो है वो एक ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पे जो उसका मेंटल एक्शन है सोचने का, तो मेंटल एक्शन जो वर्ब होती हैं उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लर्नर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम चौथी कंडीशन में तब करते हैं जब हम
किसी फिक्स प्लान को, फ्यूचर में होने वाले किसी फिक्स प्लान को शो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। लर्नर, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है हरी गोज टू दिल्ली टुमारो। अब इसका जो सेंस है वो फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि जो हरी है वो कल दिल्ली जाएगा। इसका सेंस इस तरह का आ रहा है, लेकिन हमने यदि कोई फिक्स प्लान बना दिया है कि हमें दिल्ली जाना है, तो वहाँ पे फिक्स प्लान के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको बताया कि हम किन दशाओं में, किन कंडीशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो हमने वहाँ देखा कि हम 4 कंडीशंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या किसी अन्य टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को पहचानने के लिए हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों वाक्यों, चाहे वो हिंदी हो और इंग्लिश का जो सेंटेंस, यदि हमारे पास कोई हिंदी का वाक्य आ जाता है तो हम हिंदी का वाक्य कैसे पहचानेंगे, और यदि हमारे पास कोई इंग्लिश का जो सेंटेंस आता है तो उसमें हम कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पहचानने के लिए हम यहाँ पे कुछ बातें आपको बता रहे हैं। तो पहला, यदि हमारे पास कोई इंग्लिश सेंटेंस दिया गया है तो हम कैसे देखेंगे, उसमें हम देखेंगे या तो V1 या V5 का यूज होगा। V1 या V5 का यूज होगा इसमें अफर्मेटिव में। इसमें होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव। सेंटेंस, इस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यदि हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो हम ये देखेंगे इसमें V1 है या V5 है। यदि V1 और V5 है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। दूसरा, हम कैसे पहचानेंगे, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस पहचान सकते हैं हम, लेकिन यदि हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम एक इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाला सेंटेंस है। तो उसमें क्या होगा, आपको देखने को मिल जाएगा, या तो डू का प्रयोग किया जाएगा या डज का प्रयोग किया जाएगा। किसमें, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, और एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे डू और डज का यूज होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य है। अब यदि हमारे पास, ये तो इंग्लिश सेंटेंसेस की बात होगी, लेकिन यदि हमारे पास ऐसे सेंटेंस आए जिसमें हिंदी में वो वाक्य हों तो हम कैसे पहचानेंगे। तो हमें पहचाने के जो तरीके हैं वो हैं कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में या तो ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं और ती हूं। इनमें से कोई शब्द जरूर आया होगा। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं और ती हूं। जिन भी हिंदी सेंटेंस में आपको ये शब्द देखने को मिल जाएंगे तो आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हमने अभी पहचान देख ली। पहचान देखना इसलिए ज़रूरी है, पहचानना, किसी भी सेंटेंस को पहचानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर के हिसाब से उस वाक्य को कन्वर्ट कर सके एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में।
तो अभी हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की। अभी हम उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं, और पहला जो एग्जाम्पल है वो हिंदी इंग्लिश में है, वो है ही गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ देखिएगा जो गोज़ है ये जो है ये V5 है। V5 कैसे बनती है? किसी भी वर्ब की पहली अवस्था में यानी फर्स्ट फॉर्म में हम यदि उसमें s और es जोड़ते हैं तो वो V5 बन जाती है। तो पहले सेंटेंस में ये V5 है। दूसरे सेंटेंस में देखिए आई ईट फूड, तो ईट V1 है। ईट क्या है? V1 है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म है। तो V1 और V5 हमने देख लिया है। तो यहाँ पे ये जो हमने आइडेंटिफिकेशन बताया था कि जिस भी वाक्य में आपको V1 और V5 में से कोई भी एक क्या दिखेगी, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म दिखेगी, तो आप समझ जाओगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम तीसरे वाक्य जो कि हमने हिंदी में लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। रमेश अपने पिता के साथ गांव जाता है। अब इसके अंत में देखो आप ताहे आया है, और हमने अभी बताया था कि आइडेंटिफिकेशन में कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंतों में यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ताहे ती है ते हैं, ताहूँ ती हूँ ते हो ये शब्द आते हैं तो हम ये मान लेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। इन बातों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक एक सेंटेंस करके देखते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज बताए, किन किन दशाओं में इसका यूज़ किया जा सकता है। दूसरा मैंने बताया कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अभी हम पहला जो सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में भी किसी भी टेंस में 4 प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला जो सेंटेंस है उसको हम अफर्मेटिव कहें या पॉजिटिव कहें, दोनों एक ही हैं। मतलब अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यदि हमारे पास कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कार्य का होना पाया जाता हो, जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो या कोई तथ्य की बात की जा रही हो जो सकारात्मक कहलाता है, ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश में, तो उसको हम देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा उसमें V1 या V5 होगा, और ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया था आपको कि वर्ब की मुख्य रूप से 3 फॉर्म है। V1 यानी सिंपल प्रेजेंट, V2 मीन्स सिंपल पास्ट और V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा V4 आधुनिक युग में शॉर्ट में हम V4 मीन्स या ME4 मीन्स होता है V1 प्लस ING। किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म में यदि हम ING जोड़ते हैं तो वो V4 बन जाती है, और V5 वो वर्ब कहलाती है, वर्ब की फॉर्म कहलाती है जिसमें हम S और ES को जोड़ते हैं और उसको V5 में चेंज कर देते हैं। तो मुख्य रूप से तो 3 ही हैं, लेकिन चौथी और पांचवी भी हमें फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो कुछ हम सेंटेंस लिखाते हैं, लेकिन उनसे पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। मैं 2 बात करूंगा। पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे, फिर हम
हिंदी की बात करेंगे। तो जो V1 है, V1 का यूज हम किन किन सब्जेक्ट के साथ करें, तो पहले उसकी बात करते हैं। V1 का यूज हम करेंगे I, we, you, they and third person plural number सब्जेक्ट के साथ। और V5 का यूज हम कहां पे करेंगे? he, she, it and noun third person सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो V1 का यूज करेंगे हम I हो गया, we हो गया, you हो गया, they हो गया, और थर्ड पर्सन मीन्स अन्य पुरुष जिसे कहते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारे सामने नहीं होते हैं। तो उसमें भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? V1 का यूज करेंगे इस टेंस में। और V5 का यूज हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट एंड नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन करता होंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे? V5 का यूज करेंगे। और V5 में भी दो प्रकार के होंगे, एक में एस का प्रयोग करेंगे, एक में ES का प्रयोग करेंगे। तो मैं उसको भी यहाँ पे लिखा देता हूँ। ES का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे और एस का हम प्रयोग कहाँ पे करेंगे? मैं ES लिखा रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि हमें ES का प्रयोग जहाँ पे करना है, उसके अलावा जितने भी छूट जाते हैं, जितनी वर्ब छूटती हैं, वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। अभी हम ES की बात करते हैं। तो ES कहाँ जोड़ेंगे हम? ES जोड़ेंगे हम ऐसे ऐसे वर्ड के अंत में, जिसके अंत में क्या हो गई? जिसके अंत में या तो O हो, SH हो, CH हो, X हो, Z हो और SS हो, यानी ऐसे वर्ड जिसके अंत में क्या आए? O आए, SH आए, CH आए, X आए, Z आए या SS आए, इनके साथ हम ES का प्रयोग करेंगे। और ये जो लेटर्स हैं, यदि ये नहीं है किसी वर्ब के अंत में, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे क्या करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। ES का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो एक बार आप ES का यूज समझना जान लो कि ES का प्रयोग हम कहाँ पे करें, तो S का प्रयोग आप अपना आप कर लोगे। अब एक दो सेंटेंसेस में मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा, रवि बाजार जाता है। अब इसमें देखिए, क्योंकि हमारे पास एक हिंदी का सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे? इसकी पहचान देखेंगे। इस वाक्य के अंत में देखेंगे क्या शब्द हैं। यहाँ पे है ता है, और हमने आइडेंटिफिकेशन में, इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन में लिखाया था कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो ये शब्द आए, वहाँ पे हम मान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब चूंकि इसमें काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस यदि ये है, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड और टोल्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अर्थात वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो सब्जेक्ट, इसमें डूअर कौन है? कर्ता कौन है? इसमें कर्ता है रवि, काम हो रहा है जाने का। तो
हमें क्या मिल गया है, सब्जेक्ट मिल गया। तो सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिखा, रवि लिख दिया यहाँ पे, रवि। अब देखिए प्लस V1 और V5। अब इसमें हमें क्या करना है, मेन वर्ब ढूंढनी है। मेन वर्ब क्या होगी भाई, मेन वर्ब देखनी है हमें। मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे हम, यदि कोई शब्द जिसका हिंदी अर्थ और उसके हिंदी अर्थ के अंत में ना आ रहा होगा। सपोज किल, किल एक वर्ब है, किल मीन्स होता मारना, तो इसके अंत में ना आया है। ईट मीन्स खाना खाना, सिंग मीन्स गाना गाना, वीप मीन्स रोना, तो प्रत्येक के अंत में नाना आ रहा है और उससे कोई कार्य हो भी रहा होगा तो वो एक्शन वर्ब कहलाएगी। तो मेन वर्ब वही होती है। तो मेन वर्ब को हम देखेंगे, इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें कार्य क्या हो रहा है, तो कार्य हो रहा है इसमें जाने का, और जाने को इंग्लिश में कहता है गो। रवि गो, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए रवि जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, अर्थात एक वचन करता है। यहाँ पे एक रवि की बात की जा रही है, इसका अर्थ ये हुआ कि नाउन जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है और वो एक वचन करता है, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे V5 का। अब V5 का तो यूज हमने जान लिया है कि हम इसके साथ V5 का यूज करेंगे, लेकिन हम इसमें S लगाएं या ES लगाएं, V5 में तो दोनों होते हैं। V5 मीन्स वर्ब की पहली अवस्था, उसमें हम या तो S लगाएं या ES लगाएं। अब हम देखें कि इसके अंत में क्या है, इसके अंत में O है, और हमने यहाँ लिखा है जिन वर्ब वर्ड के अंत में या O आए, SH आए, CH आए, X आए, Z आए और SS आए, ऐसी क्रियाओं के साथ हम ES का प्रयोग करते हैं। तो ES का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो रवि गोज, और हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तो टू का प्रयोग हमने कर लिया भाई। रवि गोज टू, कहाँ जाता है वो, बाजार। तो बाजार को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्केट, टू द मार्केट। रवि गोज टू द मार्केट। दूसरा एक सेंटेंस और लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ। किसी भी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में बदलेंगे तो हमारे मस्तिष्क में 5 बातें होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे ये जो वाक्य है इसमें कौन सा टेंस है। दूसरा हम देखेंगे ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तीसरा स्टेप हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है। चौथा स्टेप है हम उस सेंटेंस में वर्ब क्या है, वर्ब को देखते हैं। और पांचवा हम देखते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ देखिए आप, इस वाक्य में इसके अंत में आया है ताहूं, और हमने आइडेंटिफिकेशन में बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ती हूं, ते हो, ये आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और चूंकि इसमें काम हो रहा है तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसमें ताहूं आया है और ये सब्जेक्ट है, इसमें मैं, आई है ना, मैं मीन्स आई। तो सब्जेक्ट की जगह हमने मैं को हमने आई में बदला। अब क्या है, प्लस V1 और V5, हमें इस स्ट्रक्चर का यूज इसमें करना है। तो V1 और V5, अब देखिए आई यहाँ देखिए और आई यहाँ देखो आप, ये आई है, ये जो है वो आई है। तो आई जो है उसके साथ हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। तो V1 क्या है, गो। तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आई फिर गो आया है, जबकि इसके अंत में क्या है, ओ आया है। लेकिन तब भी हमने ES का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा, इसलिए नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट हमें पहले देखना होगा। सब्जेक्ट के साथ हमें जो वर्ब होगी उसके हिसाब से हमें नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और मैं एक आपको बहुत ही
आप इस नियम को, ये नियम तो नहीं है हालांकि, लेकिन आप यदि इसको ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि कहाँ पे हमें V5 का यूज करना है और कहाँ पे हमें V1 का यूज करना है। तो आपको बता देता हूँ, जिन वाक्यों के अंत में ता है और ती है आए, ता है और ती है आए, तो उन वाक्यों में हम वर्ब जो होगी हमारी वो होगी V5। इसमें हमेशा किस वर्ब का प्रयोग करेंगे हम? V5 का। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो V5 का यूज करेंगे। एक वाक्य मैं इसमें और बता रहा हूं, तीसरा, तुम खाना खाते हो। अब इसके अंत में ते हो आया है तो हम जान गए हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फिर इसमें काम हो भी रहा है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमें देखना है तीसरा स्टेप, सब्जेक्ट। तो इसमें काम कर रहा है तुम, तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, यू। सब्जेक्ट हमने यू लिख दिया। अब देखिए इसमें क्रिया है, इसमें वर्ब क्या है? खाना खाने की। तो खाना खाने को कहते हैं ईट, तो यू ईट, यू ईट क्या खाता है। तो क्या से हमें जो उत्तर मिलेगा वो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट। तो तुम क्या खाते हो, आंसर विल बी खाना। खाने को इंग्लिश में फूड कहते हैं, तो यू ईट फूड। तो ये हैं कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस और टेंस है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मुझे लगता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को आप जान गए होंगे कि ये कैसे वाक्य होते हैं जिसमें काम का होना पाया जाता है या तथ्य का होना पाया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब ये भी आपने देख लिया कि हमें V1 का यूज कहाँ करना है, V5 का यूज कहाँ करना है। V5 में भी दो प्रकार के होंगे, एक S वाले होंगे, एक ES वाले होंगे। तो हमने तीनों वाक्यों में हमने तीनों नियमों को देख लिया है। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस, इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं। नर्स, हमने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। उसमें हमने देखा कि उसमें काम हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे पास होंगे जिसमें काम का होना न पाया जाता होगा, अर्थात काम नहीं हो रहा, एक्शन में नॉट आएगा। तो ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अफर्मेटिव में V1 का भी यूज होता है और V5 का भी यूज होता है, लेकिन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में V5 का यूज नहीं करते हैं, हम उसकी जगह डज का प्रयोग करते हैं। तो एक दो वाक्य हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो आप देखिएगा, मैंने बताया था आपको कि भाई हम जब किसी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में कर रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में 5 बातें हमें याद होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है, दूसरा सेंटेंस किस प्रकार का है, फिर देखते हैं हम सब्जेक्ट कौन सा है, फिर वर्ब कौन सा है, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है। तो हमें पता है कि टेंस तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंत में ता है आया है। अब हमें देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि नहीं तो नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया है, इसका अर्थ है ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। इसके हिसाब से हमें बदलना होगा। किसी नकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में बदलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, डू और डज। तो आप इसको देखिएगा, डू हमेशा V1 के साथ यूज होगी। डू किसके साथ यूज होगी? V1।
अर्थात जिसके साथ हम वी वन का यूज कर रहे थे इससे पहले, आई, वी, यू, दे एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इन वाक्यों में डू का प्रयोग करेंगे। और जिसके साथ हम डज का प्रयोग कर रहे थे, सॉरी, जिसके साथ हम एस और ई एस का प्रयोग कर रहे थे, यानी V5 का यूज कर रहे थे, तो V5 की जगह किसका यूज करना है हमें अब? डज का। तो डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो जैसे आपने देखा डज में भी ओ है अंत में, तो इसलिए इसमें ई एस जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जिनके साथ हम ई एस का प्रयोग करते थे उनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डज में भी ई एस जुड़ा हुआ है। और एक नियम तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है कि वो एक ऐसा सरल नियम है जिसको देखकर आप सारे नियमों को एक किनारे रख के आप उसी नियम को याद रखिए। वो नियम ये है कि हमें देखना है यदि किसी वाक्य के अंत में ता है और ती है आया है तो उसमें हम क्या करेंगे? V5 का यूज करेंगे। और जहां हम V5 का यूज अफर्मेटिव में कर रहे थे, यहाँ हम अब किस में करेंगे? नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम डज का प्रयोग करेंगे। वहाँ ई एस का, यहाँ डज का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा है। तो देखिएगा, वह एक पत्र नहीं लिखता है। टेंस हमें पता हो गया। अब हमें सेंटेंस से पता हो गया कि ये नेगेटिव है। अब हमें देखना है इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है। तो काम कर रहा है यहाँ पे वह है, और यहाँ ता है आया है, इसका ये क्या है? मस्कुलाइन है, यानी पुलिंग है, तो ही आ जाएगा, ही। और डू और डज में से हम डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही जो है वो एक वचन या सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। तो ही डज नॉट तो आना ही है, ही डज नॉट। और इसमें वर्ब, वर्ब कौन है? कौन सा वर्ड वर्ब है? लिखना, लिखना, लिखने को कहते हैं हम राइट। तो ही डज नॉट राइट, राइट, क्योंकि इसमें V1 का ही यूज करना है। ही डज नॉट राइट। व्हाट डज ही नॉट राइट? आंसर विल बी एक पत्र, अ लेटर। तो अ लेटर, अ लेटर विल बी ऑब्जेक्ट। अ लेटर क्या है? इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। तो हमने सब्जेक्ट की जगह हमने ही लिखा। डू और डज में से हमने डज का प्रयोग किया। नॉट तो दोनों में आना ही है, चाहे वो डू हो चाहे डज हो। फिर V1 राइट हो गया और ऑब्जेक्ट अ लेटर हो गया। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो देखिए, नहीं आया है, नेगेटिव है, ते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें तीसरा स्टेप है, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट है वे। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। अब दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ क्या लगेगा? यहाँ देखिए, आई, वी, यू, दे। दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे तो डू हो जाएगा। दे क्योंकि प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट, नॉट तो आना ही है। अब यहाँ देखिए, इसमें जो वर्ब है वो खेलना है, और खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। प्ले। दे डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते हो? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट होगा और फुटबॉल। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। एक और करते हैं। सरला एक कहानी सुनाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, सरला एक कहानी नहीं सुनाती है, क्योंकि नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव के हिसाब चलना पड़ेगा। सरला एक कहानी नहीं सुनाती है, तो सब्जेक्ट हो गया सरला। सरला सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो डज का प्रयोग करेंगे, डज। सरला डज, फिर नॉट लगना ही है। कहानी सुनाने के लिए टेल आता है, TELL, टेल। क्या नहीं सुना रही हुई? एक कहानी, अ स्टोरी।
सरला डज नॉट टेल अ स्टोरी। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे, इसके अनुसार करेंगे। इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, काम भी होगा लेकिन क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। और प्रश्न भी दो तरह के होंगे। एक प्रश्न पूछे जाएंगे क्या से, क्या वह विद्यालय जाता है, और एक प्रश्न पूछे जाएंगे किसी प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के कहीं बीच में रखते। जैसे पहला मैंने बताया क्या वह विद्यालय जाता है, ये भी एक तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये क्या से शुरुआत इसकी हुई है। अब दूसरे को देखें, वह विद्यालय क्यों जाता है, तो यहाँ पे क्यों जो है वर्ड ये बीच में आया है, तो ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको देख लेते हैं। पहला एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रमेश विद्यालय कब जाता है। अब चूंकि हमें टेंस की पहचान पता है, ता है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। इसमें क्वेश्चन मार्क है तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट रमेश है, लेकिन हमें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इस वाक्य का ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी में। बच्चों मैंने यहाँ पे WH लिखा है, तो WH क्या होता है। WH वे शब्द होते हैं जिनकी शुरुआत WH से होती है और उनका कार्य किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का होता है। जैसे वट है तो WHAT है, वट तो WH से इसकी शुरुआत हुई है। वट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, वेन हो गया। ये जो हैं वर्ड ये WH से शुरू हो रहे हैं और इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इनको WH फैमिली के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि 3 शब्द ऐसे हैं जो H से शुरू होते हैं, हाउ, हाउ मच और हाउ मैनी। ये भी WH के ही अंतर्गत आएंगे क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम WH शब्द कहते हैं या WH वर्ड कहते हैं। अब मैंने बताया कि आपको 2 प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसकी शुरुआत क्या से हो रही होगी, क्या वह विद्यालय जाता है। अगर ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से हो रही हो या किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो उसका आंसर हमेशा यस और नो में होगा। जैसे क्या वह विद्यालय जाता है, इसका आंसर हाँ या ना में होगा, यस और नो में होगा। और कुछ ऐसे होंगे जिसमें हम रीजन दे रहे होंगे, वह विद्यालय क्यों जाता है या वह विद्यालय कब जाता है। तो हमें कुछ ज़्यादा उसमें हाँ और ना नहीं कह सकते, हम उसमें हम अपनी तरफ से कुछ कारण देंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जब हम उदाहरण देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ लोगे। आप वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको ये टेंस समझ में नहीं आएगा। लर्नर्स, क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न तो पूछा गया है लेकिन इस वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हुई है, तो हम देखेंगे अब इसमें कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे प्रश्न पूछा गया है इस वाक्य में। तो रमेश विद्यालय कब जाता है, कब से प्रश्न पूछा गया है। तो कब को इंग्लिश में हम व्हेन कहते हैं, क्योंकि WH का प्रयोग पहले करना है, तो व्हेन। अब देखिए आप डू और डज, लेकिन डू और डज का हम प्रयोग तब करेंगे जब हमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है और उसके साथ डू लगेगा या डज का प्रयोग हम करेंगे। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट रमेश है, तो रमेश सिंगुलर 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन है ये, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो इसका अर्थ है डज का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन डज, व्हेन डज। अब व्हेन WH आ गया, डू और डज में से हमने डज लगा दिया, सब्जेक्ट आएगा रमेश, रमेश। व्हेन डज रमेश। अब इसमें वर्ब देखनी है, V1 यानी वर्ब देखनी है।
तो जाने का है तो यहाँ पे गो आएगा। When does रमेश गो, कहाँ जाता है? टू स्कूल। और क्वेश्चन मार्क आप इसके अंत में जरूर बनाओगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, यानी अशुद्ध होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। लर्नर्स, इसमें दूसरा सेंटेंस है, क्या वह विद्यालय जाता है। तो देखिए क्या से इसकी शुरुआत हुई है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन ये कौन सा है? ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है। इसमें हम WH वर्ड को नहीं देखेंगे क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का हम ट्रांसलेशन यहाँ से करेंगे। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से करेंगे। WH वर्ड को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या से शुरू हो रहा है, इसका अर्थ है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। वह है, सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ यानी वह मीन्स ताहे आया है, तो वह मस्कुलाइन है यानी पुलिंग है, तो ही आएगा। तो ही के साथ डज का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। डज ही, डज ही, यह सब्जेक्ट की जगह ही लिख दिया हमने। अब V1 क्या है? इसमें जाने का है, तो डज ही गो, कहाँ? टू स्कूल। और क्वेश्चन मार्क, डज ही गो टू स्कूल। एक और सेंटेंस इसमें देखते हैं हम। मोहित गाना क्यों गाता है। तो देखिए इसमें क्या से शुरुआत नहीं हुई है, तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई। अब चूंकि मोहित है और एक वचन करता है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे हम। वाई डज, वाई डज। सब्जेक्ट है मोहित, तो मोहित लिख लेंगे। वाई डज मोहित। वर्ब है इसमें गाना गाने की यानी सिंग करने का काम हो रहा है, तो सिंग। गाना क्यों नहीं गाता है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है सॉन्ग। वाई डज मोहित सिंग अ सॉन्ग। मोहित गाना क्यों गाता है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक लास्ट सेंटेंस इस टेंस का पढ़ेंगे, वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लर्नर्स, अभी हमने इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े, लेकिन एक और प्रकार का वाक्य हमारे सामने कभी कभी आ जाता है, उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं वाला शब्द भी होता है, यानी नकारात्मकता भी उस वाक्य में होती है। तो ऐसे वाक्य का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले WH वर्ड रखेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे, प्लस डू और डज में से किसी का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर V1 का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको लिख लेंगे, है ना। तो इस वाक्य में क्या होगा, प्रश्न भी पूछा जा रहा होगा और नकारात्मकता भी होगी। तो एक दो सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। रनर्स, इसमें देखिए, वे शोर क्यों नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्यों भी आया है, नहीं भी आया है। तो मैंने बताया था यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, तो वहाँ पे हम उस टेंस के
जो हेल्पिंग वर्ब उस टेंस में यूज हो रही होगी उसका हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, क्या से शुरुआत हो नहीं रही है, तो हम क्यों का हम क्या करेंगे, उसमें देखना हमें कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले उसी वर्ड का हम क्या करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो क्यों को हम कहते हैं वाई। अब हमने WH की जगह वाई लिख दिया। और वे है, तो वे क्या है, प्लूरल नंबर है। तो वे प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ आप देख रहे होंगे यू दे के साथ हम डू का उपयोग करते हैं। तो वाई डू, वे को हम दे कहते हैं, वाई डू दे, और इसमें नॉट लगना ही है, नॉट। और V1 का है, वर्ब का है इसमें शोर करना, तो शोर करने को कहते हैं मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। और क्वेश्चन मार्क, वाई डू दे नॉट मेक अ नॉइज। दूसरा सेंटेंस इसका हो सकता है, अब यहाँ देखिए व्यूअर्स, इसमें देखिए कमल दिल्ली क्यों नहीं आता है, इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मकता भी है। तो क्यों की इंग्लिश हम बनाएंगे वाई, और कमल है तो वो एक वचन करता है, तो कमल के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, तो वाई डज। अब यहाँ पे वाई WH का प्रयोग कर दिया, डज का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट कमल है तो कमल के कैपिटल बनेगा, वाई डज कमल नॉट। अब यहाँ पे है वर्ब आना, तो आने को कहते हैं कम, वाई डज कमल नॉट कम, कहाँ, टू दिल्ली, टू दिल्ली। और क्वेश्चन मार्क, वाई डज कमल नॉट कम टू दिल्ली। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें एक और लिख लेते हैं, क्या तुम आम नहीं खाते हो। इसमें ते हो आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, इसमें नहीं आया है तो ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या भी है तो ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दैट्स व्हाई we'll यूज दिस स्ट्रक्चर इन दिस सेंटेंस। तो क्या होगा, क्या से शुरुआत हुआ है इसका, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम क्या करते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें क्या है, डू और डज है, तो तुम है तो तुम के साथ क्या लगेगा, तुमको यू कहते हैं तो यू के साथ हमेशा डू का यूज करेंगे हम। यहाँ देखिए यू के साथ डू का प्रयोग, डू यू। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग कर दिया भाई हमने, डू यू नॉट। अब वर्ब देखिए इसमें क्या, खाना, डू यू नॉट ईट, क्या नहीं खाते हैं भाई, आम, तो डू यू नॉट ईट मैंगोज या मैंगो, डू यू नॉट ईट मैंगो। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य का हम ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे, और यदि वाक्य क्या से है जिसकी शुरुआत नहीं हो रही होगी तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि उस वाक्य में हम देखेंगे कि किस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले उसी शब्द की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद उस वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम डू और डज में से एक का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप दोनों का यूज करोगे कि डू भी तुम भी बुरा मत मानना और डज तुम भी बुरा मत मानना, ऐसा मत कीजिएगा। तो आई होप मैंने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा दिया है, उसके चारों वाक्य पढ़ा लिए हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता दी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज बता दिया कि हम किन किन कंडीशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यदि व्यूअर्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीडी जो पीपल हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रामर पढ़ने का शौक़ है, उन्हें इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। ये लेक्चर आपको समझ में तभी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।